हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysearchy.com के इस चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला और आज मेरे साथ हैं शरद गुप्ता सर। वेलकम शरद सर। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल mysearchy.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। आज हम लोग बात करने बैठे हैं निमसेट 2019 के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत समय से डिमांड कर रहे थे कि निमसेट एग्जाम के बारे में हम जानकारी दें। तो आज का ये वीडियो आप अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें जानकारी ही जानकारी है। बहुत सारे आपके ही सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे। किन लोगों को एग्जाम देना चाहिए, इस एग्जाम से आपको क्या हासिल होगा, किस तरह के कॉलेजेस यहाँ पर मिलने वाले, एग्जाम की डेट्स क्या है, रिजल्ट कब आएगा, किस तरीके से सिलेक्शन होता है, सिलेबस, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारी जानकारी आज आपको मिलेगी और इसमें शरद सर हमको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको ये एग्ज़ाम देना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सर। सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि निमसेट 2019 बेसिकली क्या एग्ज़ाम है? देखिए क्या होता है, जैसे जब 12th के बाद बच्चा आईआईटी का एग्ज़ाम देता है, जिसके थ्रू वो या तो एनआईटीज़ में एडमिशन लेता है और एडवांस के थ्रू आईआईटी में। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाई चांस 12th के समय आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाते। उनके लिए एक तरह से बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि कंप्यूटर फील्ड में जाने के लिए, एमसीए करने के लिए निमसेट के थ्रू भी वो एमसीए कर सकता है। और निमसेट के थ्रू सबसे अच्छी बात है एनआईटीज़ ही मिलते हैं, जहाँ से बच्चा जैसे 12th के बाद बीई के लिए जाता है, वैसे ही यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद वो एमसीए के लिए जाता है। 3 ईयर डिग्री है जिसमें एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल ऐसे टॉप एनआईटीज़ एमसीए कंडक्ट करते हैं। 3 ईयर प्रोग्राम है और इनके प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं। सबसे अच्छी बात ये है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने कभी आईआईटी के लिए ट्राई किया था या बीटेक के किसी अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई किया था और किसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ पे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है। Yes. और अभी उनके पास ये दोबारा मौका है उसी लेवल की डिग्री को हासिल करने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं आज की डेट में आईटी सेक्टर में अगर जाना है तो आपके पास एक अच्छी रिनाउंड डिग्री होनी चाहिए। और अगर बीटेक के अलावा कोई डिग्री ऐसी है तो वो है एमसीए। तो ये उन लोगों के पास एक दोबारा मौका है जो आईआईटी से इंजीनियरिंग नहीं कर पाए हैं या अच्छे एनआईटी कॉलेज से नहीं कर पाए। तो सर ये जो टोटल एग्जाम है, इससे हम एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं क्या? ये 2 साल वाला एमसीए कि 3 साल वाला एमसीए? नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और ये क्वेश्चन भी अच्छा पूछा सौरभ, क्योंकि देखिए एमसीए में कुछ जगह पे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज बीई और एमसीए की हम बोलते हैं वैल्यू कम हो गई, पर हम समझें कि वैल्यू कम नहीं हुई है। प्राइवेट कॉलेज से जब हम करते हैं, नॉन रेपुटेड कॉलेज से, तो हमें जॉब नहीं मिलती। तो ऐसे में कुछ कॉलेजेस ने ऑफर 2 ईयर का प्रोग्राम कर दिया बीसीए वालों के लिए, पर एनआईटी से आज भी 3 ईयर का प्रोग्राम है, 3 ईयर की डिग्री है और 100% प्लेसमेंट है टॉप एनआईटीज़ में। तो ये 3 ईयर की डिग्री है, इसमें 2 ईयर का प्रोग्राम नहीं होता। और मैं सभी बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि वो अगर एमसीए करें तो ऐसे कॉलेज से करें जहां अच्छे प्लेसमेंट हो, एटलीस्ट 50-60% प्लेसमेंट हो, टॉप कंपनियां आती हों, और उसमें एनआईटी एक सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिसके लिए निमसेट का एक एग्जाम होता है। तो दोस्तों ये बात याद रखिए कि एमसीए बहुत सारे कॉलेजेस से होता है। कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। लेकिन अगर इन सब में सबसे अच्छे कॉलेजेस की हम बात करें तो किसी भी आईआईटी में एमसीए नहीं होता है। पहली बात ये जानकारी, क्योंकि कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि आईआईटी रुड़की में एमसीए होता है। ये बहुत पहले बंद हो चुका है। अभी सिर्फ सबसे अच्छे कॉलेज की बात करें तो एनआईटीज़ हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, जिनमें एमसीए होता है। और अगर इसमें आपको दाखिला लेना है तो उसके लिए आपको निमसेट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो निमसेट 2019 की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं और उसके बारे में ही हम बात करना चाह रहे हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि इसमें टोटल कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं? इसमें 10 एनआईटीज़ हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें एनआईटी त्रिची, वारंगल, सूरतकल, कैलीकट, इलाहाबाद और भोपाल मैनेट टॉप एनआईटीज़ में आता है। ओके। इसके अलावा एनआईटी रायपुर, कुरुक्षेत्र, जमशेदपुर, ये कॉलेजेस भी इसमें आते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को आप ज़रूर करिए। और इसमें भी अगर हम टॉप के कॉलेज की बात करें तो एनआईटी त्रिची, वारंगल और सूरतकल टॉप 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर प्लेसमेंट बहुत ही कमाल के होते हैं, बहुत अच्छे। इनफैक्ट 20 से 30-35 लाख तक के प्लेसमेंट हो रहे हैं। और इतना अच्छा कोर्स है ये, जिसके थ्रू बच्चे कम समय में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद बच्चे बहुत मिसगाइडेड रहते हैं, सभी को समझ में नहीं आता क्या करें। तो एक भेड़चाल जैसा बैंक की तैयारी करने लगे या एसएससी की या बैंकिंग की, बिना ये जाने कि हम किस में सूटेबल हैं। जबकि एमसीए में कंपटीशन कम है, कंप्यूटर फील्ड में हम देखते हैं जॉब सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में लोगों को पता भी नहीं है कि एनआईटी से एमसीए होता है। आप भी देखते होंगे, आपके पास भी मैसेज आते होंगे, मेरे पास भी, कई बच्चों को ये जानकारी नहीं है कि एनआईटी भी एमसीए करवाता है।
जानकारी के साथ मैंने एक और प्रॉब्लम फेस करी है कि स्टूडेंट्स कई बार बोलते हैं कि हम अभी बीसीए कर रहे हैं लेकिन हमारी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है इसलिए अभी हम एमसीए नहीं कर सकते और हमको बीसीए के बाद कोई रास्ता बताइए डायरेक्ट जॉब हासिल करने का। मैं हमेशा उनको समझाने की कोशिश करता हूं पर ये मानसिकता बहुत सारे स्टूडेंट्स में बैठी हुई है। वो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ बीसीए करके वो जॉब करें। तो सर आपका क्या कहना है कि केवल ग्रेजुएशन करके जॉब कर लेना चाहिए या एमसीए डिग्री करनी चाहिए? देखिए, एक बात हम सब अच्छे से समझते हैं कि बीसीए के बाद जॉब मिल सकती है, पर वो जॉब की क्वालिटी क्या होगी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि पहले तो जॉब मिलेगी नहीं, मिलेगी तो बहुत ही बेसिक लेवल की जॉब मिलेगी और उसमें आगे जाके ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो या आज तो आपको मिल गया, थोड़ा सा पैसा भी आने लगेगा, पर लॉन्ग टर्म उसका कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए ऐसे में कोई भी अगर हम अच्छी डिग्री नहीं लेते हैं तो लॉन्ग टर्म उसका नुकसान होता है। तो मैं ऐसे सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट को, स्पेशली बीसीए, बीएससी कंप्यूटर, बीएससी ऑनर्स, इन सब बच्चों को बोलूँगा कि एक बहुत अच्छी डिग्री है, 3 ईयर प्रोग्राम है, पर इस प्रोग्राम के बाद बच्चा डायरेक्टली एक टॉप कंपनी में जा सकता है जिसमें बीसीए के थ्रू। कई बच्चे मुझसे बोलते हैं सर हम बीसीए के साथ या जैसे कोई टेक्निकल लैंग्वेज सीख लें, आप सिखाते भी .NET, जावा, ये सब, तो क्या हम गूगल में या अमेजोन में जॉब कर सकते हो? तो मैंने उनको एक ही बात बोलता हूँ, या आप भी बता सकते हो कि वो एंट्री कैसे लेंगे वहाँ के लिए, क्योंकि वो कंपनी इनको कैसे, भले ही आपको कितनी भी अच्छी नॉलेज हो लैंग्वेज की, पर एंट्री कैसे मिलेगी उनको। तो ये जो डिग्री होती है, सपोज आईआईटी से बीटेक करना या एमसीए करना, इस डिग्री का सपोर्ट ये होता है कि एंट्री गेट खोल देती है। तो ये एक चीज़ है जो मैं चाहूँगा आप बहुत स्ट्रांगली इन बच्चों को मैसेज दो। नहीं, मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ पर्सनली, जब भी किसी स्टूडेंट ने ऐसा सवाल पूछा है मैंने उसको स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि जॉब की जल्दबाजी ना करें, और खास तौर पे जहाँ तक फाइनेंशियल कंडीशन की सवाल है तो मैं आपको बोलूँगा कि सिर्फ 2-3 साल की बात रहती है। आप एमसीए के कॉलेज में अगर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक तो फीस नहीं होती जैसे कई दूसरे कॉलेजेस की होती हैं, उसके अलावा भी आपको एजुकेशन लोन की उपलब्धता होती है। तो आपको अच्छे कॉलेज के नाम पर कोई भी बैंक आसानी से लोन दे देगा और आप आसानी से उसको रीपे कर सकते हो। तो बहुत सारी स्कीम्स है हमारे पास, तो फाइनेंशियल कंडीशन एक्चुअल में प्रॉब्लम है ही नहीं। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियल कंडीशन के बहाना मार के और ये एमसीए नहीं करो ऐसा मत सोचो। एमसीए बहुत प्रॉमिसिंग डिग्री। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे फॉरेन में जाने का चांस मिलता है, तो जिन लोगों की पीजी नहीं होता है उनको फॉरेन चांस में दिक्कत जाती है क्योंकि वीज़ा क्लियरेंस में दिक्कत जाती है। तो कंपनी खुद बोलती है कि आप पीजी डिग्री ले लीजिए। इसलिए कई सारे कंपनीज हैं, उन लोगों के अपने प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि ग्रेजुएशन करके वो बच्चों को ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो पीजी खुद कराते हैं। लाइक टीसीएस भी ऐसा प्रोग्राम चला रही है, विप्रो भी चला रही है, और भी कई सारी टेक महिंद्रा चलाती है। तो इस तरह के प्रोग्राम चला रही है। तो इसका पीछे मकसद क्या है कि अगर आपके पास पीजी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है, तो आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होता है जो कि आपके वीज़ा क्लियरेंस में भी काम आता है, और ये कंपनी के लिए भी ज़रूरी चीज़ है। तो वो लोग भी प्रेफर करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को। तो आप लोग एमसीए डिग्री करिए, और एमसीए एक टेक्निकल डिग्री है, बीसीए इज नॉट अ टेक्निकल डिग्री। और अच्छी बात ये बोली आपने, फाइनेंशियल कंडीशन। देखो, अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन वीक है और उसने आज कंप्रोमाइज़ कर लिया तो वो फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं ले जा रहा है, आने वाले समय में और डाउन हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म देखना चाहिए, और जहाँ पर जीवन आपका अगले 50 साल अच्छा होने वाला है वहाँ पर ये सब समय को ना देखते हुए बल्कि ये देखना चाहिए कि हम आगे कहाँ ग्रोथ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के लिए, हम लोग बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ डाउट रहता है कि हम निमसेट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एलिजिबिलिटी का? ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके या एमसीए को लेके। तो मैं सौरभ यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जब जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो उसकी हमेशा ऑफिशियल साइट पे विजिट करो। ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाता है, मुझसे भी, कि सर हम बीए कर रहे हैं, एलिजिबल हैं कि नहीं, हमारा फाइनल ईयर हो गया, 59.99% है, हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो कभी भी किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसको स्मार्टली यूज़ करें, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन देखें। पर मैं बताना चाहूँगा कि निमसेट के एलिजिबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखना पड़ेगी बच्चों को। उसमें नंबर 1 बात आती है कि बीसीए वाला स्टूडेंट एलिजिबल है डायरेक्टली, बीएससी मैथ्स वाला स्टूडेंट एलिजिबल है। इस बार वोकेशनल कोर्स वाले बच्चों को भी एंट्री दे दी है, मतलब अगर कोई बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स है वो भी एलिजिबल है, बट बीए और बीकॉम वाले बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। ये बात नोट करने लायक है कि बीए और बीकॉम वाले निमसेट का एग्जाम नहीं दे सकते। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एमसीए नहीं कर सकते। आप कई दूसरे कॉलेजेस, दूसरे यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर लीजिए, लेकिन निमसेट एग्जाम में बीए और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। और कई स्टूडेंट्स का डाउट है कि उन्होंने 12th में मैथ्स नहीं लिया। हाँ, अब ये पहले प्रॉब्लम था। निमसेट आज से 5 साल पहले 10th और 12th में मांगता था 60% और मैथ्स मांगता था 12th में। अब वो भी खत्म हो गया। ये भी एक बहुत प्रॉब्लम है। कई बच्चे एकदम निमसेट लिखते हैं, कोई भी साइट खुल जाती है,
वो ऑफिशियल साइट की जगह दूसरी साइट पे देखते हैं, वो फिर पूछते हैं सर 12th मैथ्स लिखा हुआ है, 12th का 60% लिखा है। तो मैं यहाँ पे आप सभी बच्चों को एक बात बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि नंबर 1 निमसेट में 10th और 12th का परसेंटेज नहीं देखा जाता। नंबर 2 12th मैथ्स का कंपलसरी खत्म कर दिया है डायरेक्टली। बीएससी मैथ्स वाला बच्चा तो ऑलरेडी 11th 12th मैथ्स वाला होता है। बीसीए वाले बच्चों के पास क्योंकि एक सेमेस्टर में मैथ्स होती है, उन्होंने एक कॉलम दिया हुआ है कि 1 सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए, पर बीसीए वाले बच्चों को या बीएससी वाले बच्चों का मैथ्स होता ही एक सेमेस्टर में, इसलिए अब वो डायरेक्टली एलिजिबल है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रेजुएशन में उनका जब फाइनल ईयर का डिग्री आएगा तो एग्रीगेट 60 ही होना चाहिए, 59.99 नहीं चलेगा। दूसरा, कई बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मेजर सब्जेक्ट में सर हमारे 65 है, ओवरऑल 59 है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ओवरऑल परसेंटेज ही देखा जाता है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट को काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ये बात समझ लें कि अगर आप एससी और एसटी को बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है, वेटेज मिल जाएगा। तो अगर आपके 55% या उससे अबोव हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। और जहाँ पर सीजीपीए का सिस्टम चलता है 10 के स्केल पे अगर ग्रेडिंग होती है तो 6.5 चाहिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी को, लेकिन अगर एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो आपको 6 पॉइंटर्स चाहिए होते हैं। तो ये अलग अलग जगह का सिस्टम है। अगर आपका 10 के स्केल पे मार्किंग नहीं होती है तो यूनिटरी मेथड के थ्रू से 10 के स्केल पे मार्किंग करके देखा जाएगा कि कितने आपके सीजीपीए बन रहे हैं। इसके अलावा सर जो ग्रेजुएशन है उसमें अगर किसी का मैथ्स नहीं है लेकिन स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है तो वो भी एलिजिबल है। तो ये भी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर आपका 12th में मैथ्स नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन में एक पेपर आपका मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स होना ज़रूरी है। और आप अगर बीए बीकॉम के हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन बीएससी हो बीसीए हो वो सब एलिजिबल हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही। इसके अलावा सर जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो देते ही हैं इस एग्ज़ाम को, लेकिन उनकी डिग्री कई बार आ नहीं पाती है या रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो वो लोग इस पशोपेश में रहते हैं कि क्या वो एडमिशन ले पाएंगे। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी मुझसे बच्चों ने पूछा था तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंबर 1 जो सेकेंड ईयर दे चुका है फाइनल अपेयरिंग स्टूडेंट इस एग्जाम को फिल कर सकते हैं। उनकी मार्कशीट अभी नहीं मांगते, वो एडमिशन के टाइम मांगते हैं। इनफैक्ट अगर किसी बच्चे की, कुछ एक यूनिवर्सिटी ऐसी जहाँ रिजल्ट लेट आता है, अगर एडमिशन के टाइम भी किसी की फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको एडमिशन दे देंगे। और जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होता है अगस्त के बाद, वो एक डेडलाइन देते हैं कि इस डेट तक आपका रिजल्ट आना चाहिए। अगर उस डेट तक रिजल्ट आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और केवल फाइनल वाला ही दे सकता है एग्जाम, सेकंड ईयर वाला और फर्स्ट ईयर वाला एग्जाम नहीं दे सकता। कई बच्चे सेकंड ईयर वाले सोचते हैं हम डमी एग्जाम दे दें, तो वो नहीं दे सकते क्योंकि आपकी पूरी डिटेल भरनी है, उसमें आपका आईडी प्रूफ भी लगेगा। तो ऐसे में हो सकता है उनको नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम आ जाए। ओके, तो इसका मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं तो आप इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते हैं। तो उस केस में आपको ये जो मॉक पेपर्स और जो एक्चुअल पेपर्स होते हैं उसका सपोर्ट शरद सर प्रोवाइड करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, जो कि लास्ट ईयर के एक्चुअल पेपर्स का एग्ज़ाम यहीं पर कंडक्ट करवाते हैं। खैर, इस बारे में हम लोग बाद में भी बात करेंगे। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग कर लें कि जो एग्ज़ाम्स के डेट्स हैं वो क्या हैं और कब फॉर्म फिलिंग होगी, कब एडमिट कार्ड आएगा, क्या शेड्यूल है इसका। देखिए, एग्ज़ाम की डेट तो आ चुकी है, 26 मई को एग्ज़ाम है। 1 मार्च से ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन चालू हो गए। 31 मार्च तक बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करते समय हर बच्चे को ध्यान रखना है कि पहले वो एक बार पूरा ड्राफ्ट कर लें, सेव करें। सबमिट करने से पहले हर इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली देख लें। उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और अगर फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है तो मार्कशीट अपलोड होगी। इसके अलावा उनका एक आईडी प्रूफ अपलोड होगा, 10th 12th की मार्कशीट अपलोड होगी। अब एक और इसमें इशू आता है जो मैंने देखा है कि अगर मान लीजिए सेमिस्टर सिस्टम है तो 2 सेमिस्टर की मार्कशीट नहीं लेगी, उसको वो 1 ईयर 2 ईयर ऐसे ही भरते हैं। तो बच्चे को फर्स्ट ईयर में मान लो 2 सेमिस्टर हैं तो उन दोनों सेमिस्टर के सब्जेक्ट मान लीजिए 6 + 5 है तो 11 सब्जेक्ट एक साथ फिल करना है, पहले फर्स्ट सेमिस्टर के फिर सेकंड सेमिस्टर के। और दोनों मार्कशीट की एक पेज पर ही, सिंगल पेज पे जिरोक्स करा के अटैच उसके साइन करके अपने सेल्फ और उसको अपलोड करना है। और अगर किसी बच्चे का सेकेंड ईयर का अगर सपोज रिजल्ट नहीं भी है वो भी भर सकता है अगर वो फाइनल अपेयरिंग है। अपेयरिंग और गैप सर्टिफिकेट अभी नहीं लगेगा। और ये फॉर्म 31 मार्च तक फिल करना है। अब कोई बच्चा अगर कैटेगरी का है, सपोज ओबीसी या SC ST का, तो उनको 1 अप्रैल 2018 के बाद का एक सर्टिफिकेट है वो भी साथ में अपलोड करना है सपोर्टिंग में। और कोई EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बच्चा है, तो उसको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा क्योंकि अभी ये EWS भी चालू हो गया है। ये सब काम 31 मार्च तक करना है। फिर 13 मई के आसपास उनको मिलेगा एडमिट कार्ड, वो भी ऑनलाइन उनको डाउनलोड करना है। और 26 मई को एग्ज़ाम होगा और 5 जून को इसका रिजल्ट आएगा और 10 जून से फिर इसका एडमिशन प्रोसीजर चालू हो जाएगा।
और क्या इसके फॉर्म केवल ऑनलाइन भरे जा सकते हैं या और भी कोई केवल ऑनलाइन, और वो भी ऑफिशियल वेबसाइट nimset.in पे। आप इसका लिंक जरूर दे दें बच्चों को। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है www.nimset.in। यहाँ पर आपको ब्रोशर भी मिलता है जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। जो बात हम बता रहे हैं वो लिखित रूप में आपको मिल जाती है, तो हर किसी वेबसाइट पे जाकर आप गलत इन्फॉर्मेशन से कंफ्यूज ना हो। इस ऑथेंटिक वेबसाइट पर आप जाइए जहाँ पे आपको सारे एग्जाम्स की डेट भी मिलती है, सिलेबस की जानकारी भी मिलती है, पूरा एडमिशन प्रोसीजर कैसा है, मार्किंग स्कीमा, एवरीथिंग। जो भी आपके क्वेश्चन है उसके आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे। बस आप पेशेंस के साथ पूरा रीड करिए और आखिरी दिन के लिए मत बैठे रहिएगा, पहले से आप इसको भर के रख लीजिए। और साथ में जो एडमिट कार्ड है उसका क्या प्रोसीजर रहता है? एडमिट कार्ड वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करना होगा। यानी आपके घर पे एडमिट कार्ड बाय पोस्ट नहीं आने वाला है, आप उसका इंतजार मत करते रहिएगा, ये वेबसाइट से ही आपको मिलने वाला है, तो वहीं से आप डाउनलोड करेंगे। और अगर एडमिट कार्ड इन्होंने खो दिया तो क्या होगा? एक और बात, एडमिट कार्ड तो नहीं खोएंगे, पर जब ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो इनको एक ईमेल आईडी क्रिएट करना होगा, एक पासवर्ड। मैं बोलना चाहूँगा आप सब लोग ईमेल आईडी पासवर्ड कम से कम 10 जगह लिख लें, क्योंकि अगर वो भूल गए तो मुश्किल है। अगर उससे ही वो डाउनलोड होगा, मिस हो जाए तो फिर से डाउनलोड कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वो ईमेल आईडी और ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पासवर्ड एक बार को आप भूल भी जाते हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाके एक ऑप्शन रहता है, लेकिन उसके नौबत भी ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करते हैं सर इसके सिलेबस की। और जैसे हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि जो लोग पहले आईआईटी के लिए एग्जाम देते थे तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री करते थे, अब इसके एग्जाम में क्या क्या सिलेबस होता है? देखिए, एक चीज़ आप भी समझते हैं, टेक्निकल फील्ड है, तो टेक्निकल फील्ड में वो भी कंप्यूटर फील्ड है, तो मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग। और उसका रीजन भी क्लियर है, क्योंकि आप आगे जाके प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो एक लॉजिकल ब्रेन होना जरूरी है। तो इसका सिलेबस अगर हम देखें तो पूरा वही सिलेबस है जो 11th-12th का मैथ्स है, उसमें भी बल्कि कुछ टॉपिक्स कम हैं। जो आईआईटी का सिलेबस है वैसे ही सिलेबस है, बट मैथ्स के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर का एक सेक्शन और इंग्लिश का एक पार्ट सेक्शन रहता है। इस तरह से 4 सेक्शन में ये पेपर डिवाइड है। तो 120 क्वेश्चन होते हैं, 50 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, 40 लॉजिकल रीजनिंग के, 10 कंप्यूटर फंडामेंटल के और 20 इंग्लिश के। नंबरों का वेटेज देखें तो मैथ्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 600 मार्क्स का मैथ्स होता है, 12 मार्क्स का एक राइट क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स रॉन्ग के होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग पे जाएं तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और कंप्यूटर पे जाएं तो 8 मार्क्स का, और इंग्लिश पे जाएं तो 4 मार्क्स का। यानी अगर हम लॉजिकली समझें तो 600 मार्क्स मैथ्स, 240 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग, 80 कंप्यूटर और 80 इंग्लिश। इस तरह से 1000 मार्क्स का ये पेपर है। और अगर कोई बच्चा 500 प्लस स्कोर करता है तो इट मीन्स कि वो एक अच्छे एनआईटीज में सिलेक्ट हो सकता है। और क्या इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ है? नहीं, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, पर मैथ्स कंपलसरी अटेम्प्ट करना जरूरी है। मैथ्स में 0 या नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, उस केस में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो। यानी मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका वेटेज भी ज़्यादा है और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है तो आप बहुत केयरफुली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप अगर यहाँ पे गेसिंग करेंगे तो आपके आंसर्स गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर जैसे कि 4 सेक्शन सर ने बताया, उसमें एक इंग्लिश भी सेक्शन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है हमारी इंग्लिश तो वीक है इसलिए हम लोग ये नहीं कर सकते, शायद एमसीए के लिए हम लोग एलिजिबल नहीं है प्रॉपरली क्योंकि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो क्या वाकई में इंग्लिश का इतना इंपॉर्टेंस है इसमें? इंग्लिश का बिल्कुल भी नहीं है इंपॉर्टेंट। मैं इनफैक्ट सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि इंग्लिश पूरी तरह छोड़ दें तो भी 920 मार्क्स का पेपर बचता है। अच्छा, अच्छी बात ये कि जिनका मीडियम इंग्लिश होता है वो 5, 6, 10 कर लेते हैं अटेम्प्ट, और जिनका नहीं होता वो फिर उस पर अगर फोकस करेंगे तो उनका फोकस मैथ्स रीजनिंग से हट जाएगा, जहाँ से स्कोर गेन कर सकते हैं। आप वैसे भी देखो कि इंग्लिश का 1 क्वेश्चन और मैथ्स का 1 क्वेश्चन 12 मार्क्स और ये 3 मार्क्स, यानी 3 इंग्लिश के करने के बाद भी वो मैथ्स के 1 के इक्वल आता है। तो इंग्लिश बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल का इंग्लिश आता है। अगर पढ़ पाएँ, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखें तो काफ़ी आइडिया लग जाता है कि इंग्लिश में क्या करना है। पर इंग्लिश पे फोकस ना करते हुए मैं बोलूँगा बच्चों को फोकस होना चाहिए मैथ्स, और मैथ्स अच्छी होगी तो लॉजिकल रीजनिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो टोटल पेपर जो है मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 1000, और 1000 में से सर लगभग कितने क्वेश्चंस हमारे सही हो जाने चाहिए या कितना स्कोर आ जाना चाहिए तो हमारे को अच्छा कॉलेज मिल सकता है? देखिए, 2 चीज़ें बता दूंगा मैं यहाँ पर। एक तो बच्चे आपसे अभी फिर ये क्वेश्चन करेंगे कि सर वहाँ तो 480 मार्क्स लिखा है, आप 1000 क्यों बोल रहे हैं? तो मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि क्वेश्चन के जो मार्किंग होती है वो 4R - W ही है, यानी हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स है और 480 मार्क्स का पेपर है। बट जब रैंकिंग सिस्टम दिया जाता है कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, तो ये वेटेज है। तो मैथ्स का जो वेटेज है वो 3 टाइम्स है, यानी 12 नंबर का, और रीजनिंग का 6 का, कंप्यूटर का 8 का और इंग्लिश का 4 का। तो एक तरह से 1000 को ही माने तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में नीचे दिया भी है रैंकिंग सिस्टम। तो ये भी आपसे बहुत बच्चे पूछेंगे कि सर 480 लिखा, 1000 क्यों बोले जा रहे हैं? तो आप सबको क्लियर कर दूं कि रैंकिंग 1000 मार्क्स से बनेगी। और जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि अगर 600 प्लस बच्चे का स्कोर आता है तो मान के चलिए कि वो टॉप 100 रैंकिंग में आ जाता है, बिल्कुल श्योरिटी है। और
400 से 600 के बीच के स्कोर पे टॉप एनआईटी मिल जाता है। और फिर कुछ चीज़ें पेपर के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अगर पेपर टफ होगा तो हो सकता है कट ऑफ कम जाए, पेपर इजी होगा तो हो सकता है ऊपर जाए। और एक और बात बोलूँगा मैं आपको, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि सर कट ऑफ कितना जाता है। मैं आपको एक बात बता दूँ कि निमसेट में कट ऑफ नहीं होता है, पासिंग मार्क्स नहीं होते हैं, केवल नंबर ऑफ सीट्स होती है। तो उतनी सीट्स के बाद बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखें बच्चे। तो सीधी सी बात है, मेरिट पे जो जिसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे उसको पहले मौका मिलेगा, इस आधार पे है। तो इसका जो पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है कि मान लीजिए कि एग्जाम भी बच्चों ने दे दिया, कुछ कुछ उनके मार्क्स आ गए, रैंक आ गई, अब क्या करना होगा उनको? उसके बाद जैसे एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आ गया, अब बच्चों की रैंक डिक्लेयर हो जाती है ऑफिशियली, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फिर उनको राउंड ऑफ काउंसलिंग होती है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में वो चॉइस फिलिंग करते हैं, जैसे आईआईटी में होता है सेम, वो कॉलेज को फिल कर देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे। और उसके बाद फिर कॉलेज अलॉट होता है। अब सपोज किसी को त्रिची अलॉट हुआ तो नॉर्मली पहला त्रिची चॉइस रहता है बच्चों को, फिर सूरतकल। पर किसी को मान लीजिए एनआईटी रायपुर अलॉट हुआ है और उसकी रैंक ठीक थी, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं इसकी जगह हो सकता है और अच्छा एनआईटी मिल जाए, तो वो अपग्रेड कर सकता है। तो उस फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ना लेके उसको ड्रॉप करके वो अगेन अपग्रेड करवाता है। तो सेकेंड राउंड में कई बार थोड़ी बहुत सीटें अप डाउन होती रहती हैं। तो ये एक प्रोसेस है। और 3 राउंड में ये काउंसलिंग होती है। और 3 राउंड के बाद भी अगर कोई सीट वैकेंट है तो जितने बच्चों ने एनआईटी दिया है वो फिर डायरेक्टली ओपन काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका मतलब चॉइस फिलिंग जब स्टूडेंट्स को करनी होती है तो उन्हें उस आधार पे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए जो कॉलेज की रैंकिंग उनके हिसाब से है। यस, उनको अपनी रैंक नहीं देखना चाहिए। भले ही मेरी रैंक चाहे 80 है, चाहे 120 है, चाहे 150, पर मेरी पहली चॉइस जो है वो वही होना चाहिए जो कॉलेज की रैंकिंग है या प्लेसमेंट की रैंकिंग है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि उन्हें लगता है मेरी 150 रैंक है, मैं क्यों ना फर्स्ट रैंक पे मैनेट भर दूं और मुझे मैनेट मिल जाएगा। पर हो सकता है उनको उससे ऊपर का मिल सकता था, पर उनकी एक मिस्टेक से फिर वो चेंज ही नहीं कर पाते। तो ऐसे में सिलेक्शन बहुत अच्छे से भरना चाहिए। तो आप लोगों को सिलेबस की भी अब जानकारी हो चुकी है। सिलेबस में भी मैथ्स में सर 11th-12th का पोर्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो क्या सपोर्ट सिस्टम आप प्रोवाइड करते हैं? देखिए, मैं एक और बात बता दूं, मेरे से तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी देख ही रहे हो ऑनलाइन कोर्सेज से। मैं आप सबको बता दूं, सबसे पहले तो इसके लिए कोई प्रॉपर कोचिंग मिलती नहीं है बच्चों को। दूसरा, वो मिसगाइडेड हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम लोगों ने क्या करा, पहले आपके समय में तो केवल क्लासरूम कोर्स था, अभी हम लोगों के पास क्लासरूम कोर्स, ऑनलाइन कोर्स और इसका एक कॉम्बिनेशन भी बना लिया। यानी ऑनलाइन वाले बच्चे क्लासरूम में भी आ जाते हैं। तो आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपके पास ये पूरा कंप्लीट कोर्स है जो हम लोग क्लास में कर रहे हैं इस समय। उस कोर्स को आप वीडियो के फॉर्म में पेन ड्राइव में ले लें। और जो टेस्ट हमने अभी एक नई चीज़ और कर दी कि जैसा भोपाल एकेडमी में बच्चों के साथ होता है, हम जैसे वीकली जो टेस्ट लेते हैं, इस समय बच्चों के अगर 10 टेस्ट हो रहे हैं तो हम ऑनलाइन वाले बच्चों को भी 10 टेस्ट दे रहे हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अब टाइम कम है, तो अगर किसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो वो टेस्ट सीरीज से जुड़े। पर अगर किसी ने सिलेबस नहीं करा तो वो कंप्लीट कोर्स लेके इमीडिएटली इससे पढ़ाई स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी भी 80 डेज़ हैं। अगर 80 डेज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जाए तो पॉसिबल है कि वो अच्छा एक रिजल्ट दे सके। हाँ, क्योंकि हर कोई जीरो पे तो होता नहीं है। आपको कुछ नॉलेज तो होता ही है 11th-12th के मैथ्स का। थोड़ा सा ब्रशअप करेंगे तो हमें वो सब चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। और फिर एक और बात है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको सारे क्वेश्चंस तो करने नहीं है, आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपसे बन रहे हैं। तो आप सेलेक्टिव पढ़ाई करके भी अपना स्कोर हाई बना सकते हैं। तो थोड़ा स्मार्टली अगर आप कोशिश करें तो ये जो बचे हुए दिन हैं हमारे, उसमें भी हम बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है ना कि 100% सिलेबस किया जाए। मैं कहूँगा कि अब लिमिटेड टाइम है तो 60-70% सिलेबस करें, पर उसको 100% करें, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करें, उसकी टेस्टिंग करें, मॉक पेपर्स दें। जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं वो यही पैटर्न है। उसी वजह से बच्चों का एक रिजल्ट आता है। आज हम देखते हैं कि जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स में, नॉन मैथ्स वाले बच्चों को भी मैथ्स आने लगा। रीजन क्योंकि उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई कर ली है। तो आप इस मुगालते में ना रहें कि आपका मैथ्स वीक था इसलिए आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। देखिए, वीक इसलिए था क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं था, और अभी हम अगर पढ़ेंगे तो हमें चीज़ें बनेंगी। तो जो सर के कोर्सेज हैं उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप चाहें तो उनको चेक कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैंने भी तैयारी करी हुई है इन एग्ज़ाम्स की और क्रैक किया हुआ है, तो मुझे पता है कि टेस्ट सीरीज़ का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। यानी आपकी पढ़ाई जितनी भी हो चुकी है उसके लेवल को न केवल चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज़ काम आती है, बल्कि टेस्ट सीरीज़ से आपको ये भी पता चलता है कि कमी कहां पर है जिसको हमें अब ओवरकम करना है। तो टेस्ट सीरीज को आप खासा इंपॉर्टेंस मानिए। और सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो ऑनलाइन कोर्सेज उनका लेते हैं उन लोगों को टेस्ट सीरीज यहां पर अटेंड करने की फैसिलिटी मिलती है, जिससे वो आखिरी समय में जब एग्जाम होने वाला है तो उसके पहले अपने लेवल को अच्छी तरीके से चेक कर ले। बिल्कुल, और उसमें दोनों ऑप्शन उनके, वो घर रह के भी दे सकते हैं और भोपाल आना चाहें तो भोपाल भी आ सकते हैं। तो कुछ बच्चे आ भी रहे हैं, पर वो जरूरी नहीं है आपके लिए कि वो आना ही पड़ेगा, उनको घर रह के भी दे सकते हैं।
तो टोटल मिला के 827 सीट्स हैं इस पूरे एग्ज़ाम में। तो आपके पास इतना अच्छा मौका है कि एक सिंगल एग्ज़ाम देकर आप इतनी सारी सीट्स आपको मौका मिल रहा है इन कॉलेजेस में जाने का। NIT त्रिची हम लोगों के हिसाब से फर्स्ट नंबर की चॉइस है, लेकिन NIT त्रिची नहीं भी मिलता है तो जो भी मिलेगा वो कोई ना कोई नेशनल इंस्टीट्यूट होगा। तो ये अपने आप में किसी भी दूसरे कॉलेज के कंपैरिजन में एक बेटर बात होगी। और यहाँ पे कैंपस सिनेरियो भी बताने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा है। तो अगर आप BCA के बाद डायरेक्टली जॉब की कोशिश कर रहे थे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, सर भी यही बोलेंगे कि आप निमसेट का एग्ज़ाम एटलीस्ट दीजिए। हो सकता है कि आपकी थोड़ा बहुत लेवल हो और आपकी अच्छी रैंक आ जाए तो जो आपने सोचा भी नहीं था उस रास्ते पे आप निकल पड़ेंगे और आपका भविष्य बहुत अच्छा बन सकता है। निमसेट के अलावा और एक और बात है, JNU का बच्चा एग्जाम दे सकता है, BHU का दे सकता है, VIT का दे सकता है। हर स्टेट के अपने अपने एग्जाम होते हैं और हर स्टेट में एक दो कॉलेज ऐसे होते हैं जो अच्छे कॉलेज, जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, वो भी एग्जाम्स होते हैं। और निमसेट की प्रिपरेशन में इतना अच्छा सिलेबस है कि लगभग हर एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। तो मैं आप सब बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आप पहले इन्फॉर्मेशन लें। और जैसा अभी आपने बोला था कि BA BCom वाला, तो BA BCom वालों के लिए JNU या BHU एक अच्छे ऑप्शन है और स्टेट लेवल के कॉलेज। बस उनको ये चेक करना पड़ेगा किस में अच्छे प्लेसमेंट हो रहे हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि कंप्रोमाइज़ ना करें, एक अच्छे करियर ऑप्शन की तरफ जाएं और ऐसे करियर पे जाएं जिससे कि आपको लाइफ में ये अफसोस ना हो कि मैंने ये किया होता तो अच्छा होता। तो सर माय सरजी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत आपका धन्यवाद और शुक्रिया, आपने इतनी अहम जानकारी इस मौके पर दी है जब एग्ज़ाम की डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। सभी लोग अब एग्ज़ाम की तैयारी में जुट चुके होंगे और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जैसे और भी आपके दोस्त हैं जिन लोगों को इस तरह की जानकारी की बेहद आवश्यकता है तो उनको पता चलेगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना हो सकता है आप शेयर करें, कॉमेंट करिए अगर आपको कुछ पूछना है तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Thank you and all the best.